हेलो दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक भौतिकी का फिजिक्स का एक और चैप्टर लेके आए हैं जिसमें मात्रक बीमा ये सब पूरी जानकारी इसकी देंगे। और इसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हमने सोचा इसका एक वीडियो बना देते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने आपको गति चैप्टर का बनाया था वीडियो, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे। तो अब इसका मात्रक का और बीमा वगैरह का वीडियो बना देंगे। इसके बाद फिर हम एक क्रम से एक सिस्टमेटिक ढंग से सारे वीडियो फिजिक्स के लेकर आएंगे। फिजिक्स का पूरा वीडियो कंप्लीट करने के बाद फिर हम सोच रहे हैं कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे हर चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा लेंगे। तब तक एग्ज़ाम का कोई डेट वगैरह भी आएगा, लॉकडाउन भी अभी चल रहा है, उस समय तक ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। आइए बिना समय व्यर्थ किए आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जितने भी वीडियो हमारे अपडेटेड वीडियो आते रहेंगे वो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि जितने ज़्यादा आप लोगों को शेयर करोगे उतने हम लोगों का क्या होता है कि वीडियो सही जा रहा है, लड़कों को पसंद आ रहा है, इसलिए हम नया वीडियो बनाकर देते रहते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा। लाइक करने से आपका एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपके मोबाइल में क्या हो जाएगा, वो यूट्यूब पे सेव हो जाएगा। और सेव हो जाएगा तो आपको बार बार क्या है कि उसको सर्च मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा तीबारा आप लोग देख सकते हो। आइए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मात्रक और बीमा की। अब मात्रक और बीमा क्या है, सबसे पहले तो हम भौतिकी के बारे में जान लेते हैं। भौतिकी क्या है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। तो भौतिकी एक शब्द है, ग्रीक भाषा का है, ये है फ्यूसिस। फ्यूसिस फ्यूसिस शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस शब्द जो होता है इसका होता है अर्थ प्रकृति। प्रकृति यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं नेचर। नेचर तो ये फ्यूसिस शब्द की जो है, फ्यूसिस शब्द से भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई। भौतिकी की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। और फ्यूसिस को इंग्लिश में बोलते हैं नेचर, और नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिकी शब्द का अगर पूछ ले उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये है ग्रीक भाषा का शब्द। ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। और वहीं पर अगर भौतिकी की बात की जाए तो भौतिकी शब्द के बारे में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था भौतिकी शब्द, तो ये 350 बीसी में 350 बीसी में प्रयोग किया था अरस्तु ने। अरस्तु के बारे में आप जान रहे होंगे। आप लोग, अरस्तु क्या थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और ये कब थे, 350 बीसी में थे। यानी 350 बीसी का मतलब हुआ ईसा पूर्व। और उस समय ये अरस्तु किसके, सिकंदर के गुरु भी हैं, सिकंदर महान के गुरु भी हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर है भौतिकी की परिभाषा के बारे में। भौतिकी की परिभाषा क्या है, भौतिकी की परिभाषा कहते हैं पदार्थ के भौतिक एवं ऊर्जा, भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। यानी ये पदार्थ जो है, पदार्थ का जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण और ऊर्जा जो होती है प्लस ऊर्जा इस दोनों के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं एक प्रकार से। हाँ, भौतिकी यानी फिजिक्स बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान का जनक, तो भौतिक विज्ञान का वैसे जनक तो कौन है, न्यूटन है। न्यूटन। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें एक बात की, भौतिकी जो है, भौतिकी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग इसका हो जाता है परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी। दूसरा हो जाता है आधुनिक भौतिकी। कौन सा, आधुनिक भौतिकी। अब देखिए परंपरागत भौतिकी जो है, इसका जनक तो कौन है, न्यूटन है। न्यूटन, इसका परंपरागत भौतिकी का जनक न्यूटन है। और इसमें जो है हम 1900 ईस्वी से पहले जो अध्ययन करते थे, वो उसके 1900 ईस्वी पहले के बारे में जो खोज वगैरह जो भी हुआ है, उसके बारे में हम जो बात करते हैं वो आता है आपका परंपरागत भौतिकी के बारे में। और इसका जनक है कौन, न्यूटन है। और आधुनिक में क्या आ जाता है, 1900 के बाद फिजिक्स में जो विकास, यानी भौतिक विज्ञान में जो विकास 1900 ईस्वी के बाद हुआ है, वो आपका आधुनिक भौतिकी में आ जाता है। और आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिकी का जनक है आइंस्टीन। कौन है, आइंस्टीन। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं दोस्तों रोबोट्स के बारे में। अब देखिए आधुनिक भौतिकी की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रोबोट्स। अब रोबोट जो है, रोबोट विश्व में सबसे पहले रोबोट की खोज की गई थी। और ये विश्व का पहला रोबोट कौन बना था, ये बना था जॉर्ज जो था, ये 1913 में इसकी
इसका विकास किया गया था, जॉर्ज का। और ये रोबोट जो होता है, रोबोट का अर्थ अगर बात करें तो रोबोट का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। क्या होता है? बंधुआ मजदूर। ये बात आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि रोबोट का अर्थ क्या होता है। तो ये बंधुआ मजदूर का एक प्रकार से मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले फिक्स रहता है, इसको जो काम दे दिया जाएगा वो अपना काम करेगा। इसके बाद भारत का पहला रोबोट ब्रावो था। दुनिया का कौन था? जॉर्ज। और भारत का पहले रोबोट के बारे में पूछ लिया जाए तो ये भारत का पहला रोबोट ब्रावो था। और इसके बाद दोस्तों बात की जाए, ये विश्व का पहला देश जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया, तो ये है कौन? यूएई। यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई का मतलब क्या हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है ये विश्व का पहला देश है जिसने क्या किया था? रोबोट को पुलिस में शामिल कर दिया था। और इस रोबोट का नाम क्या था? तो रोबोकॉप था। क्या था? रोबोकॉप। इस जो यूएई ने शामिल किया था ये था रोबोकॉप। और अगर यहीं पर भारत की बात की जाए तो भारत के जो है इंदौर शहर में, भारत के इंदौर शहर में पहली बार ट्रैफिक पुलिस का काम किया था। किसने? रोबोट के रूप में शामिल किया गया। और उसने क्या किया था? ट्रैफिक पुलिस के रूप में प्रयोग किया गया था। कहाँ पर? इंदौर में। ये प्रश्न आपका एलपी में पूछा भी गया था, किस शहर में पुलिस के रूप में ये रोबोट काम किया? तो ये था इंदौर था। इसके बाद एक बहुत ही विकसित रोबोट हुआ जिसको बोलते हैं सोफिया। क्या बोलते हैं? सोफिया रोबोट। सोफिया रोबोट। अब जो ये सोफिया रोबोट था, सोफिया रोबोट जो था इसका विकास किया था हांगकांग की एक कंपनी थी। हांगकांग की कंपनी हेनसन रोबोटिक्स। हांगकांग की कंपनी हेनसन रोबोटिक्स ने, किसने? हेनसन रोबोटिक्स ने क्या किया था? ये विकास किया था किसका? सोफिया रोबोट का। एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। सोफिया रोबोट जो था इसका विकास किया था हांगकांग की एक कंपनी थी हेनसन रोबोटिक्स से। और इसी सोफिया रोबोट ये इतना विकसित मॉडल आ गया था रोबोट का, एक प्रकार से कहो तो। इसको अगस्त 2017 में सऊदी अरब ने क्या किया था? इसको अपनी नागरिकता प्रदान की थी। सऊदी अरब ने सोफिया रोबोट क्या किया था? अपनी नागरिकता प्रदान की थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये कौन सा रोबोट है जिसने, कौन सा देश है जहां पर रोबोट 2020 में चुनाव लड़ेगा? तो 2020 में रोबोट चुनाव कहां लड़ रहा है? ये है आपका न्यूजीलैंड। कहां पे है? न्यूजीलैंड में रोबोट चुनाव लड़ेगा। और इस रोबोट का नाम है सैम, SAM। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, SAM है। कौन सा है? सैम रोबोट जो है ये दुनिया का पहला रोबोट है जो 2020 में चुनाव लड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। और आगे आता है हमारा भौतिक राशियाँ। क्या है? भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों की अगर हम बात करें तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अब इसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सदिश राशि अदिश राशि में कुछ नहीं है। अदिश राशि की अगर बात करेंगे, अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। प्लस और क्या होता है? मात्रक होता है। परिमाण और मात्रक। सदिश राशि का जो होता है, अदिश राशि में परिमाण और मात्रक होता है, दिशा नहीं होती है। और वहीं पर अगर सदिश राशि की बात की जाए तो इसमें परिमाण भी होगा, प्लस मात्रक भी होगा, प्लस दिशा भी होगी। यानी यहाँ पे दो बात केवल एक यही समझ लेना है कि और कुछ बोलना ही नहीं है कि अदिश और सदिश में अंतर क्या है। तो अदिश में दिशा नहीं होती, सदिश में दिशा होती है। बाकी तो दोनों में परिमाण मात्रक दोनों में होते हैं, लेकिन सदिश में क्या, अगर दिशा आ गई तो कौन हो जाएगी? सदिश हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम अगर बात करते हैं बहुत जो अदिश सदिश है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। अदिश और सदिश किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। अब एक ट्रिक है हमारी, क्या? उसका दाल चावल कहाँ से आता है? MSc से आता है। उसका दाल चावल MSc से आता है। अब यहाँ पर देखिए उसका ऊ से क्या हो गया? यहाँ पर हम आपको अच्छे से कर दे रहे हैं, सब लिख दे रहे हैं। जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, ऊ से क्या हो जाएगा? उष्मा हो जाएगा। उष्मा या ऊर्जा। उष्मा और ऊर्जा किस में आ जाएगा आपका? उष्मा और ऊर्जा आपका आ जाएगा किसमें? अदिश में। इसके बाद सा से हो गया क्या? सा से हो गया आपका समय। इसके बाद उसका, तो का से क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा आपका कार्य। फिर दा से हो जाएगा आपका क्या? दाब। और फिर उसके बाद
उष्मा दाब, दाब हो गया। और ला से फिर यहाँ पर आता है ला, ला से क्या हो गया आपका लंबाई। लंबाई के बाद आता है उसका दाल, दाल। अब फिर चा आता है तो चा से हो जाएगा आपका क्या चाल, चा से क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। और इसके बाद एम, एम यानी MSC, तो एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाता है आपका मास। क्या हो जाता है मास, मास बोले तो द्रव्यमान, मास क्या है द्रव्यमान। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आगे हम और बताते हैं। एम से क्या हो गया द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान। इसके बाद दोस्तों हम इसको हटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एस, एस, एस से क्या हो जाएगा आपका, एस से हो जाएगा शक्ति, एस से क्या हो जाएगा शक्ति, शक्ति यानी पावर, पावर। और इसके बाद सी, सी से क्या होता है करंट, सी से करंट, करंट क्या बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा बोलते हैं, करंट क्या बोलते हैं विद्युत धारा। तो MSC उसका दाल चावल कहाँ से आता है MSC से आता है। तो अब आ बचा, आ से क्या हो जाएगा, आ से आयतन हो जाएगा और आवेश, यानी आयतन और आवेश। तो ये सब क्या है, ये सब है आपके कहाँ अदिश राशि हैं, क्या है अदिश राशि। और ता, ता से क्या हो जाएगा, ता से हो जाएगा ताप। यानी ये इतना हुआ, ये जितने इंपॉर्टेंट थे इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ट्रिक याद कर लीजिएगा, ट्रिक से आपको कभी से कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद हम जैसे देखिए एक बार आप लोग ऊ से क्या हो गया उष्मा हो गया या ऊर्जा हो गया। सा से क्या हो गया आपका, सा से हो जाएगा समय, का से क्या हो जाएगा कार्य, दा से हो जाएगा दाब, ला से हो गया यहाँ पर लंबाई, और चा से हो गया चाल। और इसके बाद एम, एम से क्या हो जाएगा मास यानी द्रव्यमान, एस से हो जाएगा शक्ति, सी से हो जाएगा आपका करंट यानी विद्युत धारा, आ से हो जाएगा आयतन या आवेश, और ता से हो जाएगा आपका ताप। तो ये हो गया। और ट्रिक हमारी क्या हो गई, उसका दाल चावल MSC से आता है। इससे आपको कोई समस्या, एक लाइन पढ़ लीजिए, उसका दाल चावल कहाँ से आता है, उसका दाल चावल MSC से आता है, उसका दाल चावल MSC। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की अदिश में दिक्कत नहीं होगी, कौन सी अदिश है कौन सी सदिश। अभी एक दो जो बचे हैं उसको भी हम आपको अच्छे से करवा देंगे, अभी आगे देखिएगा। इसके बाद आपका आता है सदिश की ट्रिक। अब सदिश, सदिश राशि की ट्रिक क्या है, तो सदिश की देखिए, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। क्या है, आज बलवान बिरजू की बेगम। देखिए एक एक लाइन की ट्रिक है और इसी एक लाइन में हमारा क्या आ जाता है पूरा आ जाता है। हाँ, तो इसमें ये इसलिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अभी देखिए अब हम एक एक का डिफाइन कर रहे हैं। आ से क्या हो गया आपका आवेग, आ से क्या हो गया आवेग। अब यहाँ पर देखिए बल, बलवान, बलवान यानी बल, बल से क्या हो गया, बल से बल हो गया, बल यानी बल भी सदिश राशि है। इसके बाद बी, बिरजू लिखा है तो बी से क्या हो गया विस्थापन हो गया, विस्थापन। और इसके बाद बेगम है, यहाँ बिरजू, ये की से कोई मतलब नहीं, बेगम, बेगम पकड़ते हैं तो बेगम, बे से क्या हो गया, बे से हो गया बेग, संवेग सब हो गया, क्या हो गया बेग संवेग हो गया। हाँ, और वैसे भी बेग अभी संवेग आगे भी मिल जाएगा। और उसके बाद तंबू, तंबू से ता से क्या हो गया त्वरण हो गया, त्वरण हो गया। और संग, संग से क्या हो गया संवेग हो गया, संवेग हो गया। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम फिर हटा के तब बताते हैं। 7 तक हो गया है, संग यानी संग से संवेग हो गया। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं खेत। अब देखिए खेत, खेत से क्या हो जाएगा खेत, खेत का मतलब क्या होता है, खेत का मतलब एक एरिया होता है यानी क्षेत्रफल हो गया, खेत से क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। और इसके बाद भागी, भागी से भा से क्या हो जाएगा भार हो जाएगा, क्या हो गया भार। तो अब देखिए इतनी अच्छी ट्रिक है। आ से क्या हो गया आवेग, बा से बल, बल हो गया, बल पूरा लिखाइए बल हो गया। बी से विस्थापन हो गया, और वे से वेग हो गया, ता से त्वरण हो गया, संग, संग से क्या हो जाएगा संवेग, और खेत यानी क्षेत्रफल, और भागी यानी भा से भार। यानी ट्रिक क्या होगी, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। और पहली वाली ट्रिक क्या थी, तो पहली वाली उसका दाल चावल, उसका दाल चावल MSC से आता है, उसका दाल चावल कहाँ से आता है MSC। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, इससे आपका एक भी नहीं फंसेगा, आता है। और इसके बाद ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ हदिश और सदिश ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंस होता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे देखिए द्रव्यमान, अभी हमने आपको बताया था अदिश,
यही सब पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ फंसने वाली बात रहती है वही पूछा जाता है। जैसे कोई याद कर लिया द्रव्यमान का, भार का उसे पता नहीं है, तो सोचेगा द्रव्यमान भार एक ही है वही, तो वो अदिश ही मार देगा। तो द्रव्यमान क्या है? अदिश है, लेकिन भार क्या है? सदिश है हमारा। द्रव्यमान अदिश है और भार सदिश है। और यहीं पर धारा यानी विद्युत धारा की बात करें तो धारा क्या होती है? हमने आपको बताया था क्या, उसका दाल चावल कहाँ से आता है? MSc से आता है। सी से क्या हो गया था? करंट। करंट यानी धारा। और धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व सदिश है, यानी धारा अदिश और धारा घनत्व सदिश। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स। अब फ्लक्स शब्द आ गया पीछे तो ये समझ लो अदिश है। फ्लक्स अगर आ गया तो क्या है? अदिश है। तो यानी चुंबकीय फ्लक्स हो या विद्युत फ्लक्स, ये दोनों कहाँ है? ये अदिश है। और यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और क्षेत्र शब्द आ जाएगा तो क्या है? क्षेत्र यानी क्षेत्रफल। हमने आपको बताया था अभी, क्षेत्र, खेत, खेत में भागी। आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। तो खेत में क्या बताए थे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी सदिश। तो यहाँ पर क्षेत्र आ गया तो यानी क्षेत्रफल आ गया तो क्या हो जाएगा? सदिश। यानी चुंबकीय क्षेत्र सदिश है और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है दोनों। इसके बाद एक होता है दोस्तों त्रिज्या। त्रिज्या, त्रिज्या तो वैसे आपको मात्रक ही पता है, मीटर है। मीटर यानी लंबाई। लंबाई क्या है? सदिश है। त्रिज्या में क्या होती है? लंबाई ही होती है। तो लंबाई क्या होता है? अदिश होता है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? अदिश हो गया। त्रिज्या क्या हो गया? अदिश। और इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रक। अभी मात्रक, तो मात्रक दोस्तों जो होते हैं, मात्रक होते हैं दो प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है कौन सा? मूल मात्रक, मूल मात्रक। और दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होता है। दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो देखिए यहाँ पर हम मूल मात्रक की बात करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक की आगे बात कर लेंगे। अभी मूल मात्रक, मूल मात्रक जो होता है, मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। लेकिन मूल मात्रक के साथ साथ दो और होते हैं। मूल मात्रक की संख्या तो 7 होती है, लेकिन इसके साथ दो पूरक मात्रक भी होते हैं। पूरक मात्रक। कौन? पूरक मात्रक। तो 7 तो मूल मात्रक है और दो पूरक मात्रक हैं, यानी उन दोनों को ले लिया जाएगा तभी मूल मात्रक पूरी तरह से मात्रक को पूरा करते हैं। तो यानी मूल मात्रक 7 और पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। तो पूरक मात्रक की सबसे पहले हम समझ लेते हैं। पूरक मात्रक 2 है। कौन कौन सा है? एक होता है रेडियन। रेडियन, वैसे रेडियन मात्रक है, रेडियन हो गया। और एक हो गया स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, हाँ, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है ये क्या मापता है? ये मापता है तलीय कोण को। रेडियन मापता है तलीय कोण। क्या मापता है? तलीय कोण। और स्टेरेडियन घन या ठोस कोण मापता है। घन या ठोस, घन या ठोस कोण को मापता है। स्टेरेडियन किसको मापता है? घन या ठोस कोण को। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मूल मात्रक, मूल मात्रक की हम बात करें तो मूल मात्रक 7 होते हैं। कौन कौन से? इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। कभी कभी ऐसे ये प्रश्न ऐसे तो नहीं पूछता है कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं, सारे तो नहीं, लेकिन ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है। ऐसे दे देता है ऑप्शन। जैसे मान लो दे दिया, कुछ भी दे दिया, द्रव्यमान दे दिया और इसके बाद दे दिया लंबाई दे दिया, समय दे दिया और चाल दे दिया, तो ऐसे पूछ लेता है, तो उसमें चाल नहीं होगा। तो मूल मात्रक 7 हैं। और कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान है, द्रव्यमान। इसके बाद लंबाई और समय। ये तीन तो हम लोगों को ऐसे पता होने चाहिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तीन ये हो गए। अच्छा, अब द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं। द्रव्यमान को जो है एम से यानी मास बोलते हैं, तो एम से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक हो जाता है द्रव्यमान का केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। एसआई यूनिट में इसके मात्रक क्या हो गया? केजी हो गया। इसके बाद लंबाई, लंबाई को जो है एल से डिनोट करते हैं। अब ये जो यहाँ पर हम डिनोट करने वाली बात कर रहे हैं, इसको द्रव्यमान को एम से और लंबाई को एल से, तो यही चीज़ एमएलटी, एमएलटी आपको कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें किसमें? बीमा में। तो लंबाई को एल से डिनोट करते हैं और लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। क्या होता है? मीटर। और इसके बाद समय, समय को हम किससे डिनोट करते हैं? तो टी से। समय को डिनोट करते हैं टी से और इसका मात्रक हो जाता है सेकेंड। क्या हो जाता है? सेकेंड। समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकेंड। ये तीन हो गए। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं चौथा। चौथा है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा। और विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं आई से। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो गया। इसके बाद और तीन कौन कौन से बचते हैं? तो विद्युत धारा के बाद हो जाता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का पदार्थ की मात्रा जो है इसको हम एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक हो जाता है क्या? मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाता है मोल। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ताप। ताप, ताप, ताप को जो है हम
ताप को हम कभी कभी थीटा से भी डिनोट करते हैं और केल्विन से भी डिनोट करते हैं, और इसका के से डिनोट करते हैं, और मात्रक इसका क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है। ताप का मात्रक क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है। इसके बाद एक और बचा सातवां, ज्योति तीव्रता। क्या बचा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम CD से डिनोट करते हैं, स्मॉल c और स्मॉल d से, और इसका मात्रक हो जाता है कैंडेला। ये सातों देखिए आपको हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, यहाँ से आप शुरू करिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, आपको हम 0 से हाई लेवल तक ले जाएंगे। हाँ, ये सातों मात्रक हमने आपको बता दिया कौन कौन सा। एक हो गया आपका द्रव्यमान, उसके बाद लंबाई, उसके बाद समय, उसके बाद विद्युत धारा, और इसके बाद यहाँ पे बाकी 3 लिखे ही हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल मात्रक है। ताप का मात्रक केल्विन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब व्युत्पन्न मात्रक के बारे में देखते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक को बोलते हैं कि वह मात्रक जो क्या है, मूल मात्रक से उत्पन्न हुए हैं। मूल मात्रक के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। मूल मात्रक के संयोग से क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, वह क्या है, वह है व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक के संयोग से कैसे, जैसे मान लीजिए अभी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, यानी b, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया तो क्या हो गया, LB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो गया मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, ये हो गया। तो दो, मतलब यहाँ पर देखिए दो, ये लंबाई भी और चौड़ाई भी, ये क्या है, ये आपके मूल मात्रक है। और मूल मात्रक से जो बने, यानी लंबाई क्या होता है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। तो जो मूल मात्रक से बने, तो ये क्षेत्रफल किससे बना है, मूल मात्रक से, तो ये हो गया। इसके अलावा और हम देख लेते हैं, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसमें भी देखिए चाल कोई मूल मात्रक तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि चाल दो मात्रकों से मिलकर बना है, एक दूरी एक समय। दूरी का मतलब क्या हुआ, लंबाई, यहाँ पर हमारा मूल मात्रक क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई हो गया, और यहाँ समय हो ही गया, तो दो, तो इसलिए ये सब हो गए। इसके बाद आप वेग भी देख सकते हो, वेग यानी विस्थापन बटे समय। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये हो जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए रेडियन आ गया। रेडियन के बारे में हमने आपको क्या बताया था अभी, ये क्या है, पूरक मात्रक है। पहली बात, रेडियन क्या है, ये है पूरक मात्रक है, और पूरक मात्रक है। अब रेडियन, आखिर रेडियन होता क्या है, तो इसके बारे में दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा उस वृत्त पर बनने वाला कोण रेडियन कहलाएगा। अब यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। देखिए अब यहाँ बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, अब एक हमने वृत्त बना लिया, ये देखिए वृत्त बन गया, और वृत्त की त्रिज्या ये हो गई हमारी वृत्त की त्रिज्या r। अब देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप के द्वारा, अब देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा, अब एक हमने इधर भी बना लिया, ये r है तो ये भी r होगा, और ये जो बीच की दूरी बची ये क्या है, ये है त्रिज्या। तो यानी ये जो चाप की लंबाई है ये, अब देखिए ये r है, ये भी r है, दोनों त्रिज्या है, दोनों समान है। तो ये बोल रहा है कि इसी के समान ये भी हो, यानी जो चाप है, चाप की लंबाई भी क्या हो, r हो, यही बोल रहा है। तो इसके द्वारा जो इस, अब देखिए यहाँ पर चाप की लंबाई भी r हो गई, और इस त्रिज्या की भी लंबाई r हो गई, यहाँ पे त्रिज्या की लंबाई r। तो इस तीनों के द्वारा जो कोण यहाँ पर केंद्र पर बनेगा, यानी थीटा कोण जो बना यहाँ पर, यही कोण क्या होता है, रेडियन कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आपको एक बार साफ बड़ा वृत्त बना के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा केंद्र, और यहाँ से ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या देखिए, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, तो ये पूरा जो चाप है ये भी क्या होगा, r होगा। तब इस कंडीशन में जो यहाँ पर कोण बनेगा, थीटा कोण, यही क्या है, रेडियन कहलाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अर्धवृत्त होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है रेडियन का, वो कितना होता है, वो होता है पाई रेडियन। अगर रेडियन में लिखोगे तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनेगा वो होगा पाई रेडियन होगा। और अगर जो पूर्ण वृत्त पर कोण बनेगा, पूर्ण वृत्त पर 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई रेडियन। अब 1 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 1 पाई रेडियन बराबर अगर हम बात करें,
1 पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। बहुत अच्छे समझिए, बहुत बेसिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। यानी अर्धवृत्त पर अभी हमने आपको जो बताया था, जो क्या हो गया, अर्धवृत्त पर जो कोण बनेगा रेडियन में, उसका मान क्या होगा अर्धवृत्त पर? उसका होगा पाई रेडियन। और अगर पूर्ण वृत्त पर जो बनेगा उसका मान होगा 2 पाई रेडियन। यानी अगर पूर्ण वृत्त में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, 360 यानी 1 रेडियन बराबर 180, तो 2 रेडियन बराबर क्या होगा? 360 होगा। वही बात। अब इसके बाद हम रेडियन का मान निकालते हैं। अभी देखिए 1 पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। हाँ, तो अगर 1 रेडियन का हम मान निकालते हैं, 1 रेडियन का मान हम निकालते हैं तो हो जाएगा 180 बटे पाई। हुआ ना आप लोगों को? अब 180 बटे पाई, तो 180 यहाँ पे देखिएगा, 180 बटे पाई। अब पाई का मान क्या होता है? 22/7। यहाँ पर बटे में 1 होगा ना, 180 बटे 1 हमने मान लिया, और इसका पूरा का बटे करेंगे तो 22/7 होगा। तो अगर उल्टा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या? 7/22। इतना तो आप लोगों को पता होगा, मैथ बनाते हैं तो यहाँ पे तो 7/22, इसको जब हम पूरा काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 57.30 डिग्री। तो यानी 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर 57.30 डिग्री हो जाएगा। ये बात आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो स्टेरेडियन, अब स्टेरेडियन के बारे में बात करते हैं। अब स्टेरेडियन बोल रहा है किसी गोले के पृष्ठ, देखिए वृत्त और गोला में सबसे पहले आप लोग अंतर समझ लो। वृत्त का मतलब है एक लाइन हमने ऐसे गोल खींच दिया, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। वृत्त क्या होता है? और गोला क्या होता है? गोला आप लोग देखेंगे फुटबॉल क्या है? गोला है। ऐसे जैसे गेंद हो गई छोटी छोटी, वो सब क्या होते हैं? गोला होते हैं। यानी वो क्या होता है? उसका पूरा आकार होता है। और ये वृत्त जो होता है, वृत्त में क्या होता है? ये केवल किसी भी तल पे खींचा गया एक वृत्त यानी गोल, वो क्या होता है? वृत्त होता है। और इसमें गोला, अभी यही गोला बनाते हैं हम, तो ये वैसे बनता है। इसको बनाने के लिए क्या होता है? 3D चाहिए हमें। ये क्या होता है? गोला एक प्रकार से 3D होता है गोला, और ये 2D होता है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्टेरेडियन की। अगर तो किसी गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे आप क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है और गोले के केंद्र पर बनता है। यानी स्टेरेडियन सबसे पहले कहाँ बनेगा? केंद्र पर बनेगा। और इसके बाद ये कहाँ कैसे बनता है? तो देखिए ये एक वृत्त हो गया, यानी इसको हम वृत्त, लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं? गोला मान लेते हैं। अब इसकी जो सतह है, ऐसे यहाँ पे सतह होती होगी, ये सतह है मान लो इसका, ये हमने क्या मान लिया? ये इसकी सतह है। अब देखिए, अब ये वृत्त है, तो किसी गोले का पृष्ठ का वह भाग, यानी पृष्ठ का ये भाग, और जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, यानी ये वृत्त है, ये गोला है, तो गोले का क्या होगा? ये होगा आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गई r। तो यहाँ पे त्रिज्या r हो गई। तो अब बोल रहा है कि जब ये त्रिज्या r हो गई, तो ये जो इसके द्वारा जो पृष्ठ पे ये इतना जो भाग बच रहा है, यानी चाप एक प्रकार से, ये जो है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी जब फुटबॉल पे ऊपर में आप कहीं इतना ऐसे गोल कर दो और उसी के सामने त्रिज्या जो भी त्रिज्या दी गई, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो। जैसे इसका क्षेत्रफल निकल कितना आया? 100 आ गया। और आपकी त्रिज्या कितनी दी है? ये 10। तो क्या हुआ? त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हुआ ना, 10⁻100। तो वही बोल रहा है कि जो इसकी त्रिज्या होगी इसके क्षेत्रफल के क्या होगी? स्क्वायर के बराबर होगी। यानी इस क्षेत्रफल जो होगा ये त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होगा। और आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अगर एक स्टेरेडियन की बात करें, यहाँ पर हमने रेडियन की भी बात किया था, तो एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है? तो एक स्टेरेडियन बराबर होता है 1 वर्ग रेडियन। वर्ग की वहाँ बात कर रहे हैं तो क्या हुआ? 1 वर्ग रेडियन हो जाएगा। हाँ, और अगर हम पूर्ण गोला की बात करें, पूर्ण गोला यानी एक फुटबॉल की बात कर रहे हैं अब, तो पूर्ण गोला बराबर क्या होता है? 4 पाई रेडियन हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 पाई रेडियन हो जाता है। ये बात आप लोग रेडियन और स्टेरेडियन अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, 1 मिनट, इसके बाद बात करते हैं मापन पद्धति की। अब मापन पद्धति की अगर बात करें तो एक होता है FPS, CGS, MKS, SI। ये 4 दिए गए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे एग्जाम व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, FPS है, CGS है, MKS है और SI है। अब हम FPS की बात करें तो FPS जो होता है ये ब्रिटिश पद्धति है। कहाँ की है? ब्रिटिश पद्धति है। और ब्रिटिश पद्धति, इसमें FPS का मतलब क्या होता है? F मतलब हो गया फुट हो गया,
और पी का मतलब हो गया आपका पाउंड हो गया, पाउंड हो गया, और एस मतलब सेकंड हो गया। यानी फुट, फुट किसका हो जाता है, लंबाई का, लंबाई का मात्रक पीएफ पद्धति में क्या होता है, फुट होता है। और पाउंड, पाउंड जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है, यानी द्रव्यमान का मात्रक पीएफ पद्धति में क्या होता है, पाउंड होता है। और सेकंड समय का, समय, समय का तो हर जगह मात्रक आपको सेकंड ही मिलेगा, तो इसको हमें देखना ही नहीं, समय का मात्रक हर जगह क्या है, सेकंड है, याद रखना, मतलब और कुछ नहीं। लेकिन अगर पीएस पद्धति में ही बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक फुट होता है और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति जो है ये कहाँ की है, तो ये है फ्रेंच की, फ्रेंच यानी फ्रांस की, यानी फ्रेंच पद्धति है। और यहाँ पर सी का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। और जी का मतलब क्या हो गया, ग्राम हो गया। हाँ, और इसके बाद इसका मतलब तो सेकंड हो गया, आपको अभी बताए ही थे, मुख्य हमारा यही दो है, हर जगह सेकंड ही है। तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाता है लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। और ग्राम मात्रक हो गया द्रव्यमान का, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया दोस्तों, तो ग्राम हो गया। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एमकेएस। एमकेएस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मीट्रिक पद्धति है। क्या है, मीट्रिक पद्धति। और ये मीट्रिक पद्धति जो है इसी का आगे विकास हुआ था आगे जा करके, तो क्या बनी थी आपकी एसआई पद्धति बन गई थी। यही एमकेएस पद्धति को ही विकसित करके एक प्रकार से क्या बनाया गया था, मीट्रिक एसआई पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में क्या, एम से क्या होता है, मीटर होता है आपका, मीटर, और के से क्या होता है, किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम। हाँ, तो मीटर किसका हो गया आपका, लंबाई का हो गया, और किलोग्राम किसका हो गया, द्रव्यमान का। ये सब बात तो आपको पीछे ही मात्रक में ही पढ़ा दिए थे, लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर यही जो एमकेएस पद्धति है लगभग यही जाके एसआई पद्धति में सेट हो जाती है आपकी। अब एसआई पद्धति की हम बात करते हैं, अगर एसआई पद्धति, तो एसआई पद्धति की जो विकसित व्यवस्था हुई थी 1960 में, 1960 में एसआई पद्धति को विकसित किया गया था। और बाकी मात्रक भी आपको हमने पीछे जितने भी मात्रक पढ़ाए थे वो थे क्या, एसआई पद्धति के ही हैं, तो उसको आप एक बार लिख लीजिएगा, और आप लिखे ही होंगे तो उसी को देख लीजिएगा, वही है। तो मात्रक के बारे में यहाँ पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट मात्रक है उसको अभी हम आपको बताएंगे। अभी आपका दूरी का मात्रक आ गया। अब दूरी के जो कुछ प्रमुख मात्रक हैं, दूरी के तो बहुत सारे मात्रक हैं, मीटर भी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, जितने भी मीटर हैं जैसे भी हैं सब किसके हैं, दूरी के मात्रक। ये सब आपको पता ही होगा, मीटर, किलोमीटर सब दूरी के मात्रक हैं, ये तो पता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, मीटर तो पूछ लिया, मान लो अभी ये पूछेगा कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर किसका मात्रक, मीटर लगा है तो सब किसका है, दूरी का मात्रक है, तो पूछने वाली बात ही नहीं है। लेकिन खगोलीय इकाई जो है, खगोलीय इकाई जो है ये पूछी जाती है आपकी, 3-4 हैं, जैसे खगोलीय इकाई, पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष, तो ये सब पूछा जाता है। तो खगोलीय इकाई की अगर हम बात करें तो खगोलीय इकाई जो होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। अब यहाँ से भैया आप सूर्य पे चले जाओ और जो बीच में दूरी तय कर रहे हो आप लिख लो किसी कागज में, वही है क्या, वही जो होता है वही होता है क्या, खगोलीय इकाई होती है। और खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बराबर अगर हम बात करते हैं, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 11 मीटर, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलते हैं तो यही क्या हो जाएगा, 1.5 ही रहेगा, 10 के पावर, वहाँ जब 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर में आएगा, तो 3 जीरो हट जाएगा, यानी 1.5 इंटू 10⁸8 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन इसका एक्चुअल मान अगर कभी पूछ ले, देखो 1.5 अभी तक जो खगोलीय इकाई का मात्रक पूछा जाता है कि एक खगोलीय इकाई बराबर होता कितना है, तो यही पूछा जाता है। तो उसमें ऑप्शन में ही रहता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ 11 है, 13 नहीं है दोस्तों, वो गलती से लिखा गया था, बोल वही रहे लेकिन लिख दिए उसको। तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। लेकिन अगर एक्चुअल कभी कभी पूछ लिया तो 1.496 हमें पूरा पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं, हमने आपको बताया जीरो से हाई लेवल चैनल पर हैं तो जीरो से हाई लेवल आपको पढ़ना ही है। तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाता है, तो यहाँ पर 1.496 हो गया। और इसके बाद दोस्तों हम अगले मात्रक पे चलते हैं दूरी के, तो यह प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है, अब यहाँ प्रकाश वर्ष लिखा है तो ये नहीं सोचिएगा ये समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक है। ये अक्सर एग्जाम में इसीलिए पूछा भी जाता है कि बच्चे सोचेंगे कि ये समय का मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष का मतलब क्या हुआ है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अब देखिए ये क्या है, जैसे आपको प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल कितना होते हैं, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये किस में है, निर्वात में है, निर्वात में इतनी चाल। अब इस स्पीड से आप एक वर्ष तक लगातार चलते रहो, एक वर्ष तक इस स्पीड से 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, यानी इतना मीटर। और ये कितना हो जाएगा,
यानी 3 लिखने के बाद आपको 8 जीरो लगाना पड़ेगा। 8 जीरो लगा के उतना मीटर उतना 1 सेकंड में उतना मीटर जाओ और 1 साल तक लगातार चलते रहो, वही क्या होती है, 1 प्रकाश वर्ष होता है। तो यानी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब प्रकाश वर्ष का पूछता क्या है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 15 मीटर लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। अब अगर इसमें डाउट होता है तो एक को आपको हम हल करके ही बता दे रहे हैं। जैसे मान लो मीटर और किलोमीटर में क्या होता है, जैसे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हुआ। अब इसको हमको किलोमीटर में अगर बदलना है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, मीटर में है, और किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। और 1000 से अगर हमको भाग देना है मान लो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3 से भाग देना है ना। तो यहाँ पर हम 10⁻3 लिख लिए। अब देखिए ये यहाँ पर 10⁻3 ये ऊपर में अगर आएगा, इसको हम अगर ऊपर में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, भाग दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 और इसके बाद इंटू 10⁻−3। तो अब यहाँ पे -3, यहाँ से +15 है तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये ऐसे होता है और इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग मैथमेटिक्स ही हैं। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पारसेक। पारसेक की बात करें तो पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक जो होता है 1 आर्क सेकंड में, 1 आर्क सेकंड में, ये पूछ ले अगर कभी कि ये क्या है, तो पारसेक जो है 1 आर्क सेकंड में, 1 आर्क सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो 1 आर्क सेकंड में जितना दूरी तय होती है ये क्या होता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और अगर 1 पारसेक बराबर बात करें, 1 पारसेक बराबर तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। यहीं पर अगर इसकी मीटर में हम बात करते हैं तो मीटर में हो जाता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। हाँ, मीटर में अगर बात करें यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08, यहाँ पॉइंट है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों जो मात्रक थे, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये क्या है, दूरी के बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक हैं। इसी से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अब द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की आप लोग जानते ही हैं क्या है, केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, mg। तो ये सब पूछा नहीं जाएगा। जो आप जानते ही उसको क्या पूछने से फ़ायदा है। एग्जामिनर तो चाहता है कि अगर 10 करोड़ बच्चे या 10 लाख बच्चे आ रहे हैं तो उसमें से हमको अगर एक बच्चे को छांटना है तो उसको ऐसा कुछ पूछेंगे कि जो नहीं बता पाए। इसलिए 9,99,000 को हमें छांटना है तो ऐसे ही करेंगे ना। हम ये थोड़ी पूछेंगे केजी का कि किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम ऑप्शन में दे दिए, किलोग्राम आप मार के चले जाए। अरे ये तो 10 लाख बच्चे जाएंगे तो 10 लाख में से 10 लाख को पता होगा कि किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। लेकिन वो ऐसा पूछेगा। अब पूछ लिया चंद्रशेखर यूनिट या द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो चंद्रशेखर यूनिट जो है द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। और चंद्रशेखर यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चंद्रशेखर यूनिट वास्तव में इसका भाई कितने केजी होता है, अगर ऐसे पूछ ले कि एक चंद्रशेखर यूनिट जो होता है ये कितने केजी होता है, तो चंद्रशेखर यूनिट जो होता है इसका मान होता है 1 चंद्रशेखर यूनिट बराबर, चंद्रशेखर यूनिट बराबर, तो ये हो जाता है आपका 2 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। अब यहाँ पर एक बला और आ गई, सूर्य का द्रव्यमान। अब आप लोग सोच रहे हो सर सीधे सीधे बताओ ना कितने केजी हुआ, तो यहाँ पर पहले तो, लेकिन ऐसे भी ऑप्शन में रहता है एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर क्या होगा, 2 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। ये बात तो आप लोग अच्छे से समझ लो। इसके बाद हम सूर्य का द्रव्यमान बता दे रहे हैं। अब सूर्य के द्रव्यमान की बात हो गई, अगर सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10⁻30 kg। हाँ, ये हो गया, मतलब 2 गुणे 2 के बाद 30 जीरो लगाओ और उसको केजी में लिखो तो वो होता है सूर्य का द्रव्यमान। इसके पहले, और अगर यहीं पर चंद्रशेखर यूनिट की बात करें तो सॉरी हमने शायद बोल दिया था 2 × लेकिन 1.44 होगा, 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। हाँ, क्या हो गया था वो 2 × अगर बोल दिए थे तो वहाँ पे गलत था, 1.44 होगा, ये मिस्टेक होगा। 2 × इसका होगा सूर्य का द्रव्यमान में। अगर वैसे बात करें, अगर चंद्रशेखर यूनिट का कितना केजी होगा तो इसका हो जाएगा 1.44 इंटू 2 × 10⁻30 kg। तो यहाँ पर देखिए 1.44, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहाँ पर 2 हो गया, 2 कम 2, तो 2.88, 2.88 इंटू 10⁻13 kg ये हो जाएगा।
हाँ, इसको वैसे सीधे ही पूछा जाता है कि चंद्रशेखर यूनिट का मान कितना होता है, तो रहता है ऑप्शन में 1.44 इंटू 10⁻30 kg। तो या सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। तो इसके बाद दोस्तों हम और बात करते हैं। देखिए द्रव्यमान का एक मात्रक और है, पाउंड है। पाउंड हमने आपको किस में बताया था, आपको एफपीएस पद्धति में बताया था अभी। एफपीएस पद्धति यानी ब्रिटिश पद्धति में आपको हमने अभी बताया था। तो एफपीएस ये द्रव्यमान का मात्रक किस में है, ब्रिटिश पद्धति में है। तो एक पाउंड बराबर क्या होता है, 453.5 ग्राम। 453.5 ग्राम में पूछ लिया जाता है। एक पाउंड बराबर 453.5 ग्राम। और अगर एक कैरेट की बात करें हम, एक कैरेट में क्या होता है, देखिए सोना वोना जो गहने हम बनवाते हैं, किस में बनवाते हैं, कैरेट में बनवाते हैं। 24 कैरेट क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना। लेकिन क्योंकि सोना इतना मुलायम होता है कि उसको कठोर करने के लिए हम लोग अक्सर 22 कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं, उसमें तांबा मिला देते हैं। तो एक कैरेट बराबर क्या होता है, तो एक कैरेट बराबर होता है 205 mg मिलीग्राम, या इसको लिख सकते हैं 0.2 ग्राम हम लिख सकते हैं। और 205 mg होता है, दोनों बात आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं समय के प्रमुख मात्रक की। अब समय के प्रमुख मात्रक की अगर बात करें तो समय का घंटा, ये मिनट, ये सब तो आता नहीं है। एक तो एसआई मात्रक हमारा होता है। एसआई मात्रक समय क्या होता है, सेकंड होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड। हमने आपको अभी पीछे भी बताया था, मूल मात्रक में पढ़ा दिए थे। अब कॉस्मिक वर्ष, एक मात्रक इसका होता है कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष जो होता है ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। कॉस्मिक वर्ष जो होता है ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कितना बड़ा मात्रक होता है। तो एक कॉस्मिक वर्ष की अगर हम बात करें, एक कॉस्मिक वर्ष, तो एक कॉस्मिक वर्ष बराबर होता है 25 करोड़ वर्ष। अब 25 करोड़ यानी अगर एक कॉस्मिक वर्ष, हम लोग जीते कितना है, अगर कॉस्मिक वर्ष में बात करें तो कॉस्मिक वर्ष का करोड़ों से भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा जीवन काल आएगा। तो इसलिए हम लोगों के जीवन की बात ही नहीं, ये कॉस्मिक वर्ष का मतलब बहुत, हमारे जैसे कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, तब जाके एक कॉस्मिक वर्ष होता है। हाँ, एक कॉस्मिक वर्ष कोई देख नहीं सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम सेक, एक समय का सबसे छोटा। देखो सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया था, कॉस्मिक वर्ष, और समय का सबसे छोटा मात्रक हो गया आपका सेक। तो एक सेक बराबर, एक बात करते हैं तो 10⁻⁸ सेकंड होता है। क्या होता है, 10⁻⁸ सेकंड। यानी एक सेकंड को हम कितने भाग दे दें, एक लिख कर 8 जीरो लगाएं, 3 4 5 6 7 8, यानी इससे भाग दें एक को, तो जितना आएगा, अब कितना पॉइंट में आएगा आप सोचो, आप इसको कैलकुलेट करते रहिएगा, तब जाके हमारा एक सेक होता है। उतना मतलब हम कितना करोड़वां गुना, लगभग हम एक सेकंड का करोड़वां गुना भाग, वो होता है सेक। मतलब ऐसी यूनिट हम निकाल लेते हैं। आज साइंस कितना आगे हो गया है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तापमान का आ गया मात्रक। इसके बाद हम समय के और मात्रक की बात कर लेते हैं। तो समय का एक मात्रक होता है चंद्रमास, और एक मात्रक क्या होता है, सौरमास। ये दोनों हम देख लेते हैं। सौरमास, एक चंद्रमास और एक सौरमास। तो चंद्रमास होता है 27.3 दिन, 27.3 दिन का होता है, या 27 दिन 8 घंटा का होता है। 27 दिन 8 घंटे हम बोल सकते हैं। हाँ, और अगर सौर मास की बात करें तो सौर मास 30 या 31 दिन। देखिए जो सीधे महीना होता है वो क्या है, आपका सौर मास है। यानी 30 या 31 दिन जो भी होता है वो 30 या 31 दिन क्या होता है, सौर मास बोलते हैं। और चंद्रमास क्या होता है, 27.3 दिन या 27 दिन 8 घंटा। यानी चंद्रमा जो है जितने दिन में अपना परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों करता है, परिक्रमण और परिभ्रमण चंद्रमा जितने दिन में दोनों करता है, वही क्या है हमारा सौर मास, यानी 27.3 दिन में। अब परिक्रमण और परिभ्रमण को अभी हम नहीं बताएंगे, नहीं तो समय व्यर्थ हो जाएगा। समय जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम इसके परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में बताएंगे। अब आगे हम चलते हैं तापमान का। अब तापमान का मात्रक जो होता है बड़ा अच्छा हो गया। ये तापमान का मात्रक बताना बहुत ही अनिवार्य है आप लोगों को। तापमान का पूछा ही जाता है। ये 4 मात्रक इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, ये चारों। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए एक होता है हिमांक बिंदु, और एक होता है क्वथनांक बिंदु। अच्छा, हिमांक और क्वथनांक बिंदु में अंतर आप समझ लीजिए सबसे पहले। अब हिमांक बिंदु जो होता है, हिमांक बिंदु इसका मतलब है कि जहाँ पर कोई वस्तु या द्रव वस्तु, एक प्रकार से बोल सकते हैं कोई द्रव वस्तु जहाँ पर ठोस अवस्था में आ जाए, यानी एक प्रकार से जहाँ पर जैसे पानी है वो जम जाए, जम कर क्या बन जाए, बर्फ, वही है हिमांक बिंदु। और क्वथनांक कोई द्रव क्या हो जहाँ पर उबलने लगे यानी वाष्प में बदलने लगे, वही होता है क्वथनांक। ये दोनों बात, इसको हिमांक और क्वथनांक आपको हम आगे भी पढ़ाएंगे, अभी जब ताप चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए हिमांक का मतलब जहाँ पर बर्फ जम जाए, पानी जमने लगे, और क्वथनांक मतलब जहाँ पर पानी उबलने लगे यानी वाष्प में बदलने लगे, क्वथनांक हो गया। 2 बात। अब हिमांक बिंदु, अगर सेंटीग्रेड की हिमांक बिंदु की बात करें तो सेंटीग्रेड में 0 होता है,
और इसका क्वथनांक बिंदु सेंटीग्रेड क्या होता है 100 होता है। तो यानी 0 और क्वथनांक और हिमांक के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 100 हो गया। ठीक। और इसके बाद फ़ारेनहाइट में जो क्वथनांक बिंदु होता है 32 डिग्री होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो इसका क्या होता है फ़ारेनहाइट का जो क्वथनांक बिंदु होता है 212 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा एक एक बात, वो तो सीधे बोलेगा ये सब तो बेसिक बात है, इसको क्या बताना है, निकल लेगा। लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और इसके बाद र्यूमर का क्वथनांक बिंदु 0 होता है, 0 डिग्री। और ये र्यूमर का जो ये हिमांक बिंदु 0 हो गया और क्वथनांक बिंदु जो हो गया ये 80 हो गया। और केल्विन का जो होता है, केल्विन का जो हिमांक बिंदु होता है 273 होता है। और क्वथनांक बिंदु क्या होता है, ये होता है 373। अब देखिए फ़ारेनहाइट में डिफरेंस कितना होता है 180 हो जाएगा। 212 में से 32 घटाओगे तो 180 आएगा। यहाँ पे तो 80 दिख ही रहा है, 273 373 यानी 100। अब देखिए ये तो बात हो गई हिमांक और क्वथनांक की, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चारों में संबंध की। अच्छा देखिए, सेंटीग्रेड को हम C से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को हम F से डिनोट करते हैं, र्यूमर को हम R से डिनोट करते हैं, केल्विन को हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चारों में संबंध। तो चारों में जो जैसे जो ये हो गया सेंटीग्रेड, यानी सेंटीग्रेड को हम क्या कहते हैं C कहते हैं, C कहते हैं। और इसके बाद सेंटीग्रेड क्या हो गया हमारा C हो गया। और फ़ारेनहाइट को हमने आपको अभी क्या बताया था F हो गया। तो यानी C जो इसका हमारा क्या होता है हिमांक बिंदु को इसमें से हम घटा देंगे। तो C का हिमांक बिंदु कितना था 0। और बटे इसका डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था 100, ये हो गया। इसके बाद दूसरे का भी हम यही करेंगे, फ़ारेनहाइट यानी F का हिमांक बिंदु क्या हो गया 32, तो 32 हमने इसमें से घटा दिया। और बटे डिफरेंस कितना आया था, तो 180 आया था। और इसके बाद बात करते हैं फिर र्यूमर की, तो R हो गया। R का हिमांक बिंदु कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 हमने घटा दिया इसमें से। और बटे इसका डिफरेंस कितना था हिमांक और क्वथनांक का, तो 80 था, तो 80 लिख दिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं केल्विन की, तो K हो गया। और इसका हिमांक बिंदु कितना था 273 था, कितना था 273। यहाँ पे अगर जगह नहीं है इसलिए अच्छे से आप लोग बोल दे रहे हैं, K - 273 हो गया। और बटे 100 यहाँ पे डिफरेंस था। अब देखिए यहाँ पर हम अगर यहाँ से 1 0 हम काटते हैं, 1 1 0 हर जगह हमने काट दिया। ठीक। इसके बाद हम इसको 2 से काटते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। देखिए ये आ गया हमारा। तो ये क्या बन गया, अब C में से 0 घटाओगे तो C ही रहेगा, बटे 5 आ गया। यहाँ पे नीचे क्या बचा 5 बराबर F - 32 और बटे में क्या आ गया 9, तो बटे 9 और बराबर R 0 घट गया तो R बचा केवल। और यहाँ पे बटे 4 और बराबर K - 273 था, तो -273 यहाँ रहेगा और बटे में 5। ये देखिए इतना आ गया। अब इसका प्रयोग क्या है, अब इसको आप लोग समझिएगा, इसकी ज़रूरत हमको क्या आ पड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसीलिए हमने आपको इसको बहुत अच्छे से बताया है। अब देखिए हमारा संबंध ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर K - 273/5 है दोस्तों, उसको देख लीजिए। अब देखिए जैसे पूछ लेता है कभी, डिग्री दे दिया उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, या फ़ारेनहाइट दे दिया र्यूमर में बदलना है। ऐसे मान अभी आपको दे दिया कि 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस जो है इसको फ़ारेनहाइट में आप चेंज करो तो कितने फ़ारेनहाइट होगा। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, C/5 हुआ बराबर F - 32 बटे क्या हो गया, बटे हो गया आपका 8, बटे क्या हो गया 9 हो गया, सॉरी 9 हो गया। हाँ, तो 9, तो C क्या हो गया। अब देखिए C में मान दे दिया है और हमसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो C के जगह पे तो यहाँ पे हम लिख दिए क्या 40/5 कर दिए बराबर F - 32 बटे क्या हो गया 9। अब देखिए 5 से काटे 5 × 40 और इधर ये आया तो क्या हो गया 9 × 8 = 72। तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F - 32, यहाँ पर देखिए F - 32 बराबर 72 हो गया। अब ये 32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो F बराबर क्या हो जाएगा, उधर गया तो जुड़ गया, तो 2 2 4 और 7 3 10 यानी 104 फ़ारेनहाइट हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे इसका प्रयोग ऐसे होगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट आपको जब करवाएंगे सारे चैप्टर के बाद में, तो आपको इसको क्लियर हो जाएगा। अभी हमने आपको बेसिक बता दिया है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रमुख मात्रक। अब प्रमुख मात्रक जो दिए थे हमने, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने दे दिया, जैसे ज्योति फलक्स का मात्रक ल्यूमेन है, चुंबकीय फलक्स का मात्रक वेबर है,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये गॉस या टेस्ला होता है, गॉस भी होता है और टेस्ला भी। आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत धारिता का मात्रक हो जाता है फैराडे, ऊर्जा का मात्रक हो जाता है जूल, और आवृत्ति का मात्रक हो जाता है हर्ट। जो चैप्टर अभी हम पढ़ाएंगे उसमें तो आपको बताएंगे ही, यहाँ पर भी लेकिन बता दिए हैं। आवृत्ति का मात्रक हो गया आपका हर्ट। प्रकाश की तीव्रता का लक्स मीटर। पारिस्थितिकी दाब का मात्रक हो गया पास्कल या बार। इसके अलावा पारिस्थितिकी दाब का मात्रक टॉर भी होता है और एटीएम भी होता है। क्या होता है, एटीएम भी होता है। ये सब आपको हम अभी आगे पढ़ाएंगे। और यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा, इसको आप पढ़ते रहिएगा, ये सब रटने वाली चीज़ है। रेडियो एक्टिविटी की मात्रक क्यूरी हो गया और चुंबकत्व का मात्रक क्या हो गया, क्यूरी ताप हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हाँ, मात्रकहीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मात्रकहीन भौतिक राशियाँ, ये अक्सर परीक्षा में पूछ ली है। इस कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनके ना तो मात्रक हैं, यानी मात्रक भी नहीं है और बीमा भी नहीं है। तो यही है जो आपको दिया गया है यहाँ पर। इसमें ना तो मात्रक होता है और ना बीमा होती है, यानी विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता। इनके क्या होता है, इनके ना मात्रक होता है ना बीमा होती है। इसके अलावा रेडियन के भी नहीं होता है, रेडियन और स्टेरेडियन, ये इतना है स्टेरेडियन। अभी आपको रेडियन स्टेरेडियन पहले पढ़ाए थे। तो विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, और क्या हो गया रेडियन प्लस स्टेरेडियन। इनके क्या होता है, इनके मात्रक और बीमा नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, एक बड़ी अच्छी है, एक कि ये जो घातों के बारे में पूछा जाता है, 10 की घात, 20 की घात, 10 की घात अक्सर पूछा जाता है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं कि 10 की घात हो, ऋणात्मक हो या धनात्मक, दोनों को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। देखिए ऐसी ट्रिक है जिससे आपके सारे प्रश्न हल हो गए। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है तो आपका कहे लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा रटना पड़े, बहुत ज़्यादा समझना पड़े, और इसमें अक्सर लड़का भूल जाता है कहाँ पे 10 की पावर -9 होगा और कहाँ पे 10 की पावर 9 होगा। ये दोनों बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से बनाया है और इसमें आपके सारे आ जाएंगे, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए हम ये ट्रिक देखते हैं। तो 10 की घात के ऋणात्मक घातों की ट्रिक। तो डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम, यानी ऐसे रट लीजिए, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। ये सब चीज़ समझने वाली नहीं है कि हमें एक एक बात समझना है। इसको आप एग्जाम देने जा रहे हो, बाबा बनने नहीं जा रहे हो। बाबा बनना हो तो भैया पढ़ते रहो पूरे ज़िंदगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पढ़ते पढ़ते 40 साल ओवर हो जाते हैं, यूपीएससी भी नहीं निकलता है और ग्रुप डी भी नहीं निकलता है। यूपीएससी पहले बोलते हैं आते हैं, पहले कोई बच्चा आता है क्या करता है, बोलता है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, ग्रुप डी की। और जब ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलता है तो बोलता है एसएससी की तैयारी करेंगे, किसकी, एसएससी करेंगे। और जब एसएससी भी नहीं निकलता है तो यूपीएससी करने लगता है। क्यों भाई, हर जगह तो ओवर एज होता जा रहा है ना, तो अब यूपीएससी में बचा, अब यूपीएससी। अरे बाबू जी, आपका जब ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो यूपीएससी का सपना कैसे देख रहे हो। जब हम ग्रुप डी एक नहीं निकाल सकते हैं तो यूपीएससी कैसे निकाल सकते हैं। ये तो मूर्ख बनाने, माँ बाप को मूर्ख बनाने के लिए केवल हम आए हैं। तो इसलिए सबसे पहले बात, हमको उतना पढ़ना है जितने की ज़रूरत है। नहीं तो बुक तो बहुत सारी बुक है, आप बुक ले लो, पढ़ते रहो। क्या करना है, किसी टीचर के पास क्या करने जाते हैं, वो पढ़ने जाते हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 की घातों की ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। अब देखिए यहाँ पर डेसी दिया है, इसको एक लाइन ऐसे क्या है, सुबह एक बार पढ़ लो, शाम को एक बार, ऐसे दोपहर में ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 दिन याद हो जाएगा। और जब ये याद हो गया तो 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। जैसे देखिए डेसी, अब डेसी हो गया, यहाँ पर डेसी से क्या हो गया, डेसी हो गया, सेंटी, सेंटी से क्या हो जाएगा, सेंटी। फिर आगे मिन्नत, मिन्नत से हो गया आपका मिली, माँ से हो गया माइक्रो, ने से हो गया नैनो, पिताजी से हो गया पीको, फेंका से हो गया फेंटो, एटम से हो गया एटो। बस यही बात है, और इसके बाहर कोई बात है क्या। अब देखिए, अब क्रम से इसमें सजाते चले जाइए। यहाँ पर 10 की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर -3 हो जाएगा, आगे 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तो 1 2 3 आया, फिर अब 6 आया, 6 के बाद 3 का डिफरेंस होता जाएगा, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18। बस इतना ही पूछा जाता है, इसके बाद नहीं पूछा जाता। इसके बाद होता था, एक होता है जेप्टो, एक क्या होता है, जेप्टो होता है, और एक होता है योक्टो। लेकिन ये अभी कभी नहीं पूछा गया है, ना ही तो जल्दी पूछा ही जाएगा, कोई इसका चांस नहीं। ये हो जाता है, जेप्टो हो जाता है 10 की पावर -21 और योक्टो हो जाता है 10 की पावर -24। लेकिन यही इतना। अब डेसी में, अब इसको हमने याद कर लिया है, अगर डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। इसके बाद यहाँ से केवल यही मतलब समझना है हमें, डेसी का मतलब डेसी, सेंटी का मतलब सेंटी, मिन्नत का मतलब मिली, मिन्नत का मतलब क्या हो जाएगा, मिली, मिली के बाद, और इसके बाद हो जाएगा माँ, माँ का मतलब क्या हो गया, माइक्रो, पिताजी का मतलब क्या हो गया, पीको, और यहाँ पे ने है, ने का मतलब क्या हो गया, नैनो, और इसके बाद
फेका, फेका का मतलब हो गया फेंटो, एटम के मतलब क्या हो गया एटो, बस हो गया। इसके यही है। उसके बाद क्रम से 10⁻⁻1 2 3 फिर 6 9 12 15 18 सजा दो। और जेप्टो, जेप्टो हो गया 10⁻21, एक्टो हो गया 10⁻24। ये पूछा भी नहीं जाएगा, इसको आप कोई ज़रूरी नहीं है याद करना, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, देखने में क्या बुराई है। यहाँ तक आपका ट्रिक ही है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला 10 की पावर, ये तो ऋणात्मक हो गई। अब धनात्मक की बात करें, देखिए वहाँ पर हो गया था क्या, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। हमने ऐसे पढ़ दिया, ऐसे 5-7 बार पढ़ लो। डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम, बड़ी अच्छी ट्रिक है। माँ ने पिताजी पर, अक्सर अक्सर देखिए माँ का एटम बम क्या होता है, बेलन। बेलन क्या होता है, पिताजी गिरता रहता है। जो भी आप लोग देखते होंगे मम्मी पापा लड़ते हैं तो क्या होता है, बेलन से मार खाते हैं पिताजी। अब तो पहले का ज़माना था कि पिताजी मारते थे, अब आ गया है टाइम कि अब ये हम लोगों को क्या है, हम लोग तो वो बेलन से मार खाते हैं, हम लोग तो झाड़ू और डंडे से मार खाएंगे, वो टाइम आ गया है। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे से जॉब ले लो, हाँ नहीं पीटेंगे। अब इसके बाद देखिए धनात्मक घातों की ट्रिक क्या है, डेकू और हेकू। देखिए क्या अच्छा नाम है, डेकू और हेकू। और वैसे भी देखिए दोस्तों, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ये तो हमको पहले से ही बचपन से ही दूसरी और पहली क्लास में ही सिखा दिया गया था। तो यहाँ से तो शुरुआत ही होगी किससे, डेकू हेकू। और डेकू यानी डेका, और हेकू यानी हेक्टो, और की यानी किलो, और मैगी। फिर आगे यहाँ से हमको नहीं मिला था, तो यहाँ से देखिए ट्रिक पे, मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। यानी डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी तो है लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। अब मैगी से क्या हो गया, मैगी से हो गया आपका मेगा, मैगी से क्या हो गया मेगा। और इसके बाद मैं से केवल मैं से क्या हो गया मेगा, और गी से क्या हो गया गीगा। यहाँ पर देखिए मैगी में दोनों से मिल रहा है, मैं से हो गया मैगी मेगा, और गी से हो गया गीगा। फिर टेस्टी, टेस्टी से क्या हो गया टेरा, टे से क्या हो गया टेरा। और पर से क्या हो गया पेटा हो गया, पर से पेटा। और एक्सीलेंट से क्या हो गया एक्सा। बस हो गया खत्म। अब क्या करना है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यानी 10 की पावर 1 क्या हो गया, देखिए अच्छे से लिख देते हैं, नहीं आप लोग सोचो कहाँ कौन सा है। 10 की पावर 1 किसका हो गया, डेकू यानी डेका का। 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9, 10 हम बोल भी रहे हैं इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10 की पावर 9 गीगा, और 10 की पावर 10 10 की पावर 12 क्या हो गया टेरा, और 10 की पावर 12 क्या हो गया पेटा, और 10 की पावर 15 क्या हो गया एक्सा। बस इतना ही है, इतने को आप लोगों को ट्रिक से, दोनों ट्रिक अच्छे से पढ़ लीजिए। डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं, ये दोनों आप पावर वाला समझ गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, किस में किसको हम मापते हैं, ये सारे हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या और तरंग दैर्घ्य। अब परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या और तरंग दैर्घ्य की भी बात करें तो दोनों को हम मापते हैं एंगस्ट्रम में। परमाणु की त्रिज्या और तरंग दैर्घ्य दोनों को मापते हैं एंगस्ट्रम। और कभी कभी पूछ लेता है एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर। क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर, यानी एक एंगस्ट्रम बराबर। या कभी कभी ऐसे भी देगा परमाणु त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे दे देगा 10 पावर 10 मीटर -10 मीटर, या एक एंगस्ट्रम, ये हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है एंगस्ट्रम में मापते हैं। इसके बाद नाभिक की त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो नाभिक की त्रिज्या हम फर्मी मीटर में मापते हैं। एक फर्मी मीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -15 मीटर। अभी क्या आया था, 10 की पावर -15 मीटर में हमारा आया था फेंटो, फेंटो या फर्मी, बात एक ही है। 10 की पावर -15 मीटर हो। कोशिका की त्रिज्या हम किस में मापते हैं, तो माइक्रोन में मापते हैं। किस में मापते हैं, तो माइक्रोन में। और एक माइक्रोन बराबर अगर हम बात करें तो एक माइक्रोन बराबर हो जाता है हमारा 10 की पावर -6, 10 पावर -6 होता है एक माइक्रोन बराबर। इसमें कोशिका की त्रिज्या मापते हैं। और अणु की त्रिज्या क्या होती है, नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10 पावर -9। और समुद्र की गहराई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे 4-5, इसको आप लोग देख लीजिए। परमाणु की त्रिज्या या तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम में, नाभिक की त्रिज्या मापते हैं फर्मी मीटर यानी 10 पावर -15 में, और कोशिका की त्रिज्या माइक्रोन में 10 पावर -6, अणु की त्रिज्या नैनोमीटर में 10 पावर -6, 10 पावर -9। और इसके बाद हम बात करते हैं समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई हम मापते हैं फायदोमीटर में। और एक फायदोमीटर बराबर अगर हम बात करें, एक फायदोमीटर बराबर होता है 6 फीट। क्या होता है, एक फायदोमीटर बराबर, या एक फायदम, फायदोमीटर फायदम भी बोलते हैं, तो एक फायदम बराबर क्या होता है, 6 फीट होता है। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों देखिए कभी कभी हम लोग नॉटिकल मील सुनते हैं, तो नॉटिकल मील में क्या मापते हैं, जो जहाज पानी की जो जहाज होती है वो जो चलती है, तो उसकी दूरी हम किस में मापते हैं, तो नॉटिकल मील में मापते हैं। किस में, नॉटिकल मील। ये भी पूछ लेता है कि नॉटिकल मील किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। इसके बाद एक नॉटिकल मील बराबर अगर हम बात करें तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर।
1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर नॉटिकल मील। और केवल मील की अगर आप बात कर दें तो 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, और ये होता है 1852 मीटर। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे देखिए रडार, रडार के बारे में दिया गया है। रडार क्या है? रेडियो एक्टिव, रेडियो डिटेक्शन, एक मिनट, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। रडार, आर ए से क्या हो जाता है? रेडियो, और डी से हो गया डिटेक्शन, एंड हो गया ए से एंड, और आर से रेंजिंग। तो इसको याद कर लीजिएगा। रडार, रडार जो है यह रेडियो तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार किस पर काम करता है? तो रेडियो तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक होता है ध्वनि तरंग, एक होता है रेडियो तरंग। तो ये जो होता है रेडियो तरंग के सिद्धांत पर काम करता है। और एक होता है सोनार, सोनार जो है, सोनार ध्वनि तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? ध्वनि तरंग के सिद्धांत पर। तो रडार जो हो गया आपका रेडियो तरंग के सिद्धांत पर, और सोनार ध्वनि तरंग के। अच्छा, रडार जो होता है ये काम कहाँ करता है? तो जो भी वस्तु वायु में उड़ती है, कहाँ? वायु में, जैसे एरोप्लेन हो गया, हवाई जहाज, ये सब जो होता है इसकी जो है वस्तु या स्थिति, वस्तु स्थिति, यानी कोई वस्तु जो उड़ता है तो इसकी स्थिति, गति या दिशा जो भी होता है। जैसे एरोप्लेन का हमें ज्ञात करना है क्या? स्थिति ज्ञात करना है कहाँ पे है वो, या ये ज्ञात करना है कि उसकी दिशा क्या है। तो ये सब किससे हम रडार का प्रयोग करते हैं इसमें, इसके लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद दोस्तों सोनार है। सोनार की अगर बात करें तो सोनार में क्या है? यह ध्वनि के सिद्धांत पर हमने आपको बताया ही था। सोनार का फुल फॉर्म हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये सोनार जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है? सोनार ध्वनि के सिद्धांत पर। और ये सोनार जो होता है ये समुद्र में यानी जल में कोई वस्तु अगर जो चलती है, जैसे नाव या हवाई जहाज, ये पानी की जहाज, जो भी होता है, तो इसकी वस्तु और इसकी स्थिति के बारे में पता करता है। इसकी स्थिति, दिशा, गति, सब इसके बारे में क्या पता करता है? सोनार पता करता है। सोनार से कभी कभी क्या होता है? समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में भी करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अच्छे से लाइक कर लीजिए, और एक बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि दोबारा हम लोग इसका अगला पार्ट लेकर जल्द से जल्द, जो अभी हम 5-7 दिन में लेकर आते हैं ना, वो 1 से 2 दिन में हमें लेकर आना पड़े। डेली एक वीडियो हमें देना पड़े आपको लोगों को। इतना शेयर कर दीजिए, ये आपकी डिमांड बढ़ेगी तभी हमारा वीडियो आप लोगों के लिए अधिक से अधिक आएगा। धन्यवाद।